कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आप यही पढ़ रहे हैं इस टाइम क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक है। तो देखिएगा, आज हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछेगा आपके पेपर में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो ये है आपका चौथा नंबर पूछा जाएगा आपसे कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से होगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, और व्याख्या करना है, ठीक। तो ये चीज़ें आप दोनों ध्यान में रखिएगा और उसके साथ साथ आपको काव्यगत सौंदर्य को भी स्पष्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे और ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपका 6 नंबर क्लियर हो रहा है। इस एक क्वेश्चन से आपका 15 मिनट का जो वीडियो है आपको 6 नंबर दे के जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे पहला जो पद्य है वो क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंचय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो ये जो है आपका पद्य भाग है, इसका आपको क्या करना है, संदर्भ भी बताना है और इसकी व्याख्या भी करनी है, ठीक है। दिया गया है कि हिंदी में व्याख्या करिए, ये आपका दिया गया है संस्कृत में। अब आपको क्या करना है, हिंदी में व्याख्या करना है। तो देखिएगा उत्तर, सबसे पहले संदर्भ हम लिख लेंगे। तो संदर्भ आपका कुछ इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर पाठ से लिया गया है। देखिएगा, यहाँ पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर पाठ से लिया गया है। ये आपका 2 नंबर नहीं, 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। यहाँ से अगर आप एक लाइन का ये संदर्भ लिखते हैं तो आपका 1 नंबर जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, अब प्रसंग तो पूछा नहीं है और आपको ज़रूरत भी नहीं लिखने की, लेकिन हम आपका वो करा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर पूछ भी देगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तो प्रश्न में पूछा नहीं गया है कि प्रसंग आपको लिखना है, लेकिन हम आपके फ़ायदे के लिए आपको प्रसंग लिख के दिखा दे रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें प्रसंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि इस पद्य में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा करते हुए उनके चरणों की वंदना की है, ठीक है। यहाँ पे श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की गई है। किसके द्वारा की गई है, भक्त कवि सूरदास जी के द्वारा की गई है। भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। किन चरणों का, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का प्रभाव जो है वो बहुत ही व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पर्वतों को लांघ देता है लंगड़ा व्यक्ति, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो यहाँ से आपके कितने नंबर क्लियर हुए, 4 नंबर। ये 4 नंबर, संदर्भ आपका 1 नंबर, तो ये आपका हो गया दोनों मिल के 5 नंबर।
ठीक है, अब बचा आपका 1 नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा काव्यगत सौंदर्य हमसे पूछा था, तो काव्यगत सौंदर्य में हम लिखेंगे तो अगर आप 2 से 3 टॉपिक, 3 मैक्सिमम 3 से 4 आप दे देंगे अगर, तो आपका जो है 1 नंबर तो बन ही जाएगा। 1 नंबर के लिए 3 मैक्सिमम 3 बहुत है। तो देखिएगा काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना पड़ेगा कि श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव व्यंजित है, कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। अब आप इसमें सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य में इसकी भाषा क्या है, तो साहित्यिक ब्रज। कभी भी अगर ये सूरदास की या कबीर दास की अगर ये पद्य होंगे तो यहाँ पे ब्रज भाषा ही होगी। ठीक है, तो जो इसकी भाषा है वो ब्रज है, शैली मुक्तक शैली है, छंद जो है गेय पद है, और रस जो है ये भक्ति है। देखिएगा छंद जो गेय पद है, यहाँ पे छंद गेय पद है, क्यों है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो है वो उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गेय पद है। लेकिन अगर वहीं प्रश्न पूछा जाता तो यहाँ पे जो है सवैया हो जाता, छंद जो है वो हो जाता सवैया। ठीक है, तो देखिए रस जो है भक्ति रस है, क्योंकि वो अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भक्ति रस है, गुण जो है प्रसाद है, और शब्द शक्ति लक्षणा है, और अलंकार जो है ये रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये भी आपका 1 नंबर का बनेगा, ये 5 और ये 1 मिलके हो जाएगा टोटल आपका 6 नंबर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो कैसे बनेगा। तो देखिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन हमने ऐसे ही एक पद्यांश लिखा है कि देखिए अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको यहाँ से बिल्कुल फ़ायदा ही होना है, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। तो देखिएगा आपका जो पद्यांश है वो कुछ इस प्रकार से है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहिया सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित तदुतात। देखिएगा सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमसे संदर्भ पूछा है तो हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपका किस तरह से बनेगा, देखिएगा सारे संदर्भ हम ऐसे ही लिख रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, क्योंकि आप 2 लाइन का अगर संदर्भ लिख देते हैं तो आपको यहाँ से 1 नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो देखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पद्य खंड, हिंदी के पद्य खंड में संकलित श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब हम प्रसंग देखेंगे। अभी हमने आपको बताया कि प्रसंग पूछा नहीं तो प्रसंग लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी आप तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ ही देता है तो आप लिख के तब आएंगे। देखिएगा प्रसंग आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्य में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। जब उद्धव मथुरा पहुंचे तो उन्होंने कृष्ण को सारी स्थिति बताई, जिसे श्री कृष्ण सुनकर भाव विभोर हो गए। तो ये जो है प्रसंग में हो जाएगा आपका। अब देखिएगा व्याख्या किस तरह आप करेंगे, देखिएगा तो व्याख्या आप इस प्रकार से करेंगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। किनके ध्यान में, ब्रजवासियों के ध्यान में खो गए। कौन खो गया, तो श्री कृष्ण खो गए। वे उद्धव से कहने लगे कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। कहाँ के, तो वृंदावन के घने कुंजों की छाया को वो भूल नहीं पाते हैं, गोकुल के घने कुंजों की छाया को वो भूल नहीं पाते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था
वह मुझे रह रह कर स्मरण आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बिता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं। देखिए सूरदास जी जो है वो ब्रजवासियों को यहाँ पे कहते हैं का जो है कोई यहाँ पे कहते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूरदास जी जो हैं ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं। क्यों धन्य मानते हैं भाई? क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। देखिएगा सूरदास जी जो है कि ब्रजवासियों को धन्य क्यों मानते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उसमें क्या लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य इसलिए मानते हैं क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है। किनके हित की? तो ब्रजवासियों के हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। चलिए अब देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से 4 नंबर तो बन गया। आपने संदर्भ लिखा उसमें आपका 1 नंबर बन गया और ये 4 नंबर का बन गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा अब काव्यगत सौंदर्य आप लिख लेंगे। ठीक है, और हाँ ये आप बिल्कुल लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि एक एक नंबर जो है ना, आपने सुना होगा ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आप अगर आप एक एक नंबर की तैयारी करेंगे ना तो आपको 90% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, आप खुद नहीं रोक पाएंगे आपको। देखिएगा काव्यगत सौंदर्य जो है ये है भाषा। तो भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अभी हमने आपको बताया कि अगर सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास की अगर ये पद्यांश होंगे तो आप वहाँ पे आंख बंद करके ब्रज भाषा लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा शैली। तो शैली कौन सी होगी? मुक्तक शैली। छंद जो होगा वो गेय पद होगा और रस जो होगा श्रृंगार रस होगा। ठीक, और जो शब्द शक्ति होगा ये होगा अविदा और व्यंजना। ठीक है, और जो गुण होगा ये होगा माधुर्य और अलंकार होगा अनुप्रास। तो आप 1, 2 और 3 बस 3 लिख दीजिए, छंद तक लिख लीजिए, जी करे ये रस तक लिख लीजिए, बाकी ये 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैक्सिमम 3 से 4 लिखिए बहुत है। ठीक है, आप देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। देखिएगा आपका पद्य भाग कैसे है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से। तो तीसरा जो है आपका कुछ इस प्रकार से है कि शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सो है। सादर 12 बार सुभाव चितै तुम त्यों हमरे मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सियसो काहो सांवरे से सखी रावरे को है। अब देखिएगा इस पद्य को आपको समझना है, उसके बाद से इसका अर्थ है आपको लिखना है, व्याख्या करना है इसका हिंदी में। अब देखिए सबसे पहले हम संदर्भ की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सबसे पहले संदर्भ ही पूछा गया है। तो संदर्भ की तरफ चलते हैं और देखते हैं संदर्भ जो आपका 1 नंबर का बनेगा। तो संदर्भ होगा आपका कुछ इस प्रकार से कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? धनुष भंग पाठ से। और किसके द्वारा रचित? तुलसीदास द्वारा रचित। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड। अगर आपको गद्य भाग दिया गया है तो आप गद्य खंड लिखेंगे, और अगर आपको पद्य भाग दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, तो आप पद्य खंड लिखेंगे। ओके, तो देखिएगा धनुष भंग पाठ से लिया गया है, ये आपका 1 नंबर का हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अब प्रसंग की तरफ देखते हैं। तो प्रसंग आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पद्यांश की पंक्ति में, यहाँ पे छूट गया था, हमने इसको नीचे करके लिखा है तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्ति में ग्राम बधुए सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न कर रही हैं। किससे प्रश्न कर रही हैं? सीता जी से प्रश्न कर रही हैं।
ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश की पंक्ति में ग्राम बधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनोद करती हुई उनसे प्रश्न पूछ रही हैं। तो क्या प्रश्न पूछ रही हैं, चलिए आगे देखते हैं व्याख्या में। ठीक है, तो व्याख्या देखिएगा आप। तो व्याख्या आपका कुछ इस प्रकार से किया गया है। अगर इसमें कोई मिस्टेक तो भरसक नहीं है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखते हैं ना तो आपको 90+90 आएगा, आपका 90+ ही आएगा, इससे कम तो आना ही नहीं है। तो देखिएगा, अगर आपने अब तक कुछ हिंदी में तैयार नहीं किया है ना तो यहाँ से वीडियो देखते रहिए, आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको, और अभी 100% की गारंटी देते हैं। तो देखिए व्याख्या देखेंगे कि ग्राम बधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल विशाल हैं और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकश धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वो इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप से बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हें देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले कौन है? सुंदर सांवले रूप वाले तो वो हैं आपके प्रभु श्री राम। ठीक है, श्री राम की बात कही गई है यहाँ पे। ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं? ऐसा जो है उनकी सखी पूछ रही हैं। किनकी सखी? सीता मैया की सखी पूछ रही हैं कि जो सांवले सुंदर स्वरूप वाले हैं कौन हैं? तो प्रभु राम हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो चलिए अब देखते हैं, अब हमको क्या देखना है। यहाँ से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। ठीक है बच्चों, तो काव्यगत सौंदर्य की तरफ देख लिया जाए। तो ये रहा आपका काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा जो होगी वो ब्रज हो जाएगी। ठीक है, शैली जो होगी मुक्तक होगी और छंद जो होगा सवैया। अभी हमने आपको जब वीडियो शुरू किया था तभी हमने बताया था कि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे छंद सवैया हो जाएगा। ठीक है, रस जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम के श्रृंगार की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है। तो जब भी सुंदरता की बात होगी तो वहाँ पे रस जो है वो श्रृंगार हो जाएगा। अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार, गुण जो है माधुर्य है और शब्द शक्ति जो है वो व्यंजना है। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। देखिए, अगर आप ये 4 लिख लेते हैं ना तो आपका 1 नंबर तो कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि 4 काव्यगत सौंदर्य में 4 लाइन लिखना बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं है। 1 नंबर के लिए 4 टाइप करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4 भी लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आप उस हिसाब से पढ़िए कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। आप अपनी तैयारी बहुत मजबूती से करिए और बुक्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने से जो आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आप अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हाँ, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी टिक के पढ़ाई करिए। आप बिल्कुल 90% लाएंगे, उससे अधिक लाएंगे, कम नहीं आएगा आपका। ये हमारी 100% की गारंटी है कि आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्लस आएंगे, 95% जाएंगे, बस आपको ध्यान से अडिग होकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।